भाई, ऐसा कितने दिन चलेगा? पहले तो कुछ काम भी मिल जाया करता था और अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। हाँ यार, गाँव भी वापस नहीं जा सकते, कोई जमीन भी नहीं है, क्या मुंह लेके जाएंगे वापस? पेट के लिए कुछ तो चाहिए ही, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करें? कबाड़ी ही उठा लेते हैं, उसे ही बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे तो खा पी लेंगे। और सबके पास होती भी है कबाड़ी, और काम करते करते पता भी चल जाएगा कि कहाँ से लाना है। वो अपने गांव का है ना, अनिल, उसने भी अब दुकान खोल ली है और वो भी रद्दी का ही काम करता है। उसने तो हेल्पर भी रख लिया है, उसी को बेच दिया करेंगे, वो लेता है। बात तो ठीक है, पर उससे बात कर ले लेकिन पहले। अरे यार, मैंने कर ली है बात, वो मान गया है, किलो के हिसाब से ही पैसे देगा वो। अच्छा, ठीक है, कल से काम स्टार्ट कर देते हैं। और अपना राशन भी खत्म होने वाला है, जो लास्ट के 500 रुपये बचे हैं उसी से कल काम चला लेंगे। और हम हो सके तो साफ सफाई का भी काम पकड़ लेते हैं साइड में। इसके बाद वो लोग एक एक बोरा लेके घरों में जा जाके रद्दी इकट्ठा करने लगे और अनिल को बेचने लगे। दिन में 200-300 रुपये मिल जाते और खाने पीने का जुगाड़ हो जाता। और हर दिन रद्दी मिलना भी मुमकिन नहीं होता, कभी 50 रुपये ही मिलते हैं तो कभी वो भी नहीं, और किसी दिन 500 रुपये भी मिल जाते। आज रोज की तरह वो दोनों बोरा लेके निकले। यार, आज तो कुछ भी नहीं मिला, ये बस आधा किलो। हाँ यार, कोई नई जगह चलते हैं, वहाँ मिलने की उम्मीद है। हाँ, चल उधर चलते हैं, वहाँ बस्ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सामने एक मकान दिखा। ये मकान बाकी शहर से थोड़ा दूर हटके था, काफी पुराना था और उसमें सामने कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि शायद अंदर जाके मालिक से बात करते हैं, शायद इतना सारा सामान है, कुछ तो बेच ही देगा, काफी हो जाएगा। कुछ मेटल, कुछ रत्ती और ऐसी ही कुछ चीजें। अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सामान रखा हुआ था और एक पुरानी कुर्सी पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। उस आदमी के पास अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी, जैसे बकरी के सिर का कंकाल, हिरन का कंकाल और काफी सारी किताबें। तब तक उस बूढ़े ने उन्हें देखा, उन पर चिल्लाने लगा, अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? बाहर निकल जाओ दोनों। साहब हम लोग कबाड़ी वाले हैं, कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है यहाँ, निकलो यहाँ से। साहब, इतना सामान है, देख लीजिए, कुछ तो होगा, हम मदद कर देते हैं देखने में। बूढ़ा अशांत हुआ और बोला, नहीं, मुझे कोई भी सामान खुद से अलग नहीं करना, तुम लोग जाओ यहाँ से और कहीं और ढूंढो। बूढ़े की बात सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए और तभी मोहन की नजर एक किताब पे गई। वो किताब लाल रंग की थी और उस पर सोने की परत जैसी कुछ थी। उस किताब के ठीक बीच में एक लाल रंग का बेशकीमती पत्थर जैसा कुछ था। मोहन के मन में एक तरकीब सी सूझी। अच्छा साहब, कुछ नहीं बेचना तो कोई बात नहीं, सुबह से घूम रहे हैं, धूप भी बहुत है, बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़े ने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर चुपचाप अंदर पानी लेने चला गया। इतने में मोहन ने वो किताब चुपके से उठा के अपने झोले में डाल दी। थोड़ी देर में बूढ़ा पानी लेके आया। मोहन ने पानी का ग्लास लिया और पानी पी लिया। शुक्रिया साहब, अब हम चलते हैं। इतना कह के वो दोनों वहां से निकल गए। शाम ढल चुकी थी, दोनों अपने कमरे में थे। आज का दिन अजीब था और वो बूढ़ा तो और भी ज्यादा अजीब था। पर तुमने उसकी किताब चुरा के अच्छा नहीं किया, कहीं वो चोरी का इल्जाम न लगाते। एक तो पहले से ही गरीबी है, ऊपर से पुलिस का चक्कर हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार, कुछ नहीं होगा, उसे तो शायद पता भी नहीं चलेगा, और पता चला भी तो हमें ढूंढेगा कैसे? वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। देखो तो सही, ये किताब आखिर है क्या? मोहन ने वो किताब उठाई। वो किताब बहुत कीमती लग रही थी, पर अचानक से वो किताब जैसे थोड़ी बदल सी गई थी। उसे याद था कि उस समय वो किताब लाल रंग की थी
पर अब जैसे उस किताब का कवर चमड़े का बना हुआ लग रहा था। देखो तो जरा ये किताब आखिर है क्या। उसने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में काफी सारी तस्वीरें थीं और कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसकी नजर एक पन्ने पे गई। बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहें। अरे यार दिनेश, ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। इसमें लिखा है बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहें, और अगर ये काम कर गई तो अपनी जिंदगी की तो आधी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। भाई इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे यार कुछ नहीं होगा, वैसे भी कौन सा हमें रोज रोज खाना मिल रहा है, वैसे भी तुम लोग भूखे ही मर रहे हैं। ये अगर काम कर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हल हो जाएगी। और कोशिश करने में क्या जाता है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस कुछ मंत्र पढ़ने हैं कि नींबू पे, और फिर बाद में उसका रस घोल के पी लेना है। करते हैं ना यार, जो होगा देखा जाएगा। अगर मंत्र काम कर गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो अभी सब गलत लग रहा है, पर तुझे करना है तो कर ले, मैं तेरी बात करूंगा। चल बे डरपोक, मैं ही करता हूँ पहले। इसके बाद उसी रात को मोहन ने जैसे जैसे उस किताब पे लिखा था उस विधि को पूरा किया, और जो जो मंत्र लिखे हुए थे उन्हें वैसे ही पढ़ा। दिनेश सब कुछ देख रहा था। विधि खत्म होने के बाद भी उसे कुछ भी अलग नहीं लगा। अरे यार कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, शायद ये मंत्र काम नहीं किया कुछ। बकवास किताब। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, चल अब सो जा। इसके बाद दोनों सोने चले गए। पर फिर अगले दिन मोहन ने एक अजीब चीज महसूस की। उसे भूख नहीं लग रही थी। दिन भर दिनेश थोड़ा बहुत खा रहा था, पर मोहन कुछ भी नहीं खा रहा था। उसे भूख ही नहीं लग रही थी। मोहन ने सोचा कि शायद वो किताब का मंत्र काम कर रहा है। इसी तरह 2-3 दिन और बीत गए। मोहन को भूख नहीं लग रही थी, वो खुश था। यार मजा आ गया, मैंने कहा था ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। देख देख मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिना खाए भी रह सकता हूँ। चल अच्छा है, लगता है वाकई में किताब काम की है। उस शाम को वो दोनों यही बात करते करते सोने चले गए। अगले दिन सुबह हुई। दोनों नींद से उठे तो दिनेश ने मोहन को देखा और सोच में पड़ गया। भाई तू ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है तुझे? क्यों, क्या हुआ मुझे? मोहन का चेहरा बहुत ही उड़ा हुआ सा लग रहा था। वो बहुत कमजोर सा लग रहा था। अरे यार कुछ नहीं, बस थकान है, मैं ठीक हूँ। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो मोहन और ज्यादा कमजोर दिख रहा था और ज्यादा दुबला पतला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए, पर मोहन एकदम बदल गया था। अब वो बस हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। गाल अंदर चले गए थे, उसकी आंखें धर चुकी थी, शरीर में मांस एकदम खत्म होने लगा था और बस हड्डियां बच गई थी। भाई ये क्या हो गया तुझे? मैंने मना किया था ना, मैंने बोला था ना कि इन सब चक्करों में मत पड़। मोहन कुछ बोलने की हालत में लग नहीं रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? होना हो वो बूढ़ा जरूर इसका इलाज जानता होगा। आखिर किताब उसी की थी, वहीं ले चलता हूँ इसे, शायद कुछ बात बन जाए। दिनेश ने ये सोचा और मोहन को लेके जैसे तैसे उसी मकान पे पहुंचा। वहां पे वही बूढ़ा खड़ा था। आ गए? आओ, मुझे पता था कि तुम लोग बहुत जल्द वापस आओगे। मेरी किताब लाए हो? हाँ लाए हैं, ये लीजिए, पर दया करके मेरे दोस्त को बचा लीजिए, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ कीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। पर फिर दिनेश ने मोहन की ओर देखा। वो जमीन पे गिर चुका था, उसके शरीर में बस अब हड्डियां ही बच गई थी। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस आप किसी तरह से ठीक कर दीजिए। ठीक है, मेरी एक आंख नहीं है, मुझे तुमसे तुम्हारी एक आंख चाहिए। बोलो, दे सकते हो? दिनेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर अंत में अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने हाँ कर दी। फिर उस बूढ़े ने कुछ मंत्र पढ़ा मोहन पे, और उसके बाद मोहन और दिनेश दोनों अचानक से बेहोश हो गए।
जब दिनेश को होश आया तो उसकी एक आंख नहीं थी, बूढ़े के पास दोनों आंखें थी। बूढ़ा उन्हें देख के एक अजीब सी शैतानी सी हंसी हंसे जा रहा था। दिनेश ने फिर मोहन को देखा। मोहन अब ठीक हो चुका था, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। दिनेश किसी तरह मोहन को लेकर घर पहुंचा। भाई तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। मोहन चुपचाप सो गया। आधी रात को दिनेश की नींद खुली। उसने देखा कि मोहन अपने बिस्तर पे उल्टा बैठा हुआ है। मोहन, भाई तो ठीक है? क्या हुआ? मोहन बैठे बैठे बस घबराए जा रहा था। भाई तो ठीक तो है? दिनेश उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही दिनेश ने मोहन के कंधों को छुआ, अगले दिन लोगों को कमरे में दिनेश की लाश और एक कंकाल मिली और एक बूढ़ा अपने उसी घर में बस मुस्कुराया जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।